नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री जे सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इससे पहले भूगोल का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृषि। हमारे पाठ का क्या नाम है? कृषि। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कृषि के पहले देखेंगे कृषि के प्रकार। ठीक है, तो कृषि हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया है। कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि 3 प्रकार की होती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों द्वारा की जाती है। ये आदिम औजार क्या होते हैं दोस्तों? तो लकड़ी के हल होते हैं, खुदाई करने वाले छड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला है यह खेती केवल परिवारों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह खेती केवल परिवारों की ज़रूरतों के लिए किया जाता है। इसमें झूम खेती या कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, झूम खेती यानी कि एक जगह खेती करके उसको छोड़ के दूसरे जगह खेती करने चले जाते हैं, यानी कि घूमते हुए खेती करते हैं लोग, उसको क्या कहा जाता है? झूम खेती कहता है। और कर्तन दहन प्रणाली यानी कि एक ही स्थान पे गए और वहाँ पे साफ सफाई की, खेती की, उसके बाद से खेती करने के बाद वहाँ पे उस जो खेत में से जो फसल निकला, उसका जो घास वगैरह बचा उसको जला दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे खेती करने लगे, उसको कहा जाएगा कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि में हमारा है यह कृषि वहाँ की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या अधिक दबाव होता है, यानी कि यह कृषि वहाँ पे की जाती है जहाँ पे जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, यानी जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा वाणिज्य कृषि। ठीक है दोस्तों, वाणिज्य कृषि तीसरा क्या है? कृषि का प्रकार में तीसरा वाणिज्य कृषि। तो इसके तहत जितनी भी फसल उगाई जाती है सभी बाजारों में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्य कृषि में जितनी भी फसल उगाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों, लाभ कैसे कमाएंगे? अगर उसको बाजार में बेचेंगे तो क्या लाभ कमाएंगे। ठीक है, अगला है इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अधिक पैदावार के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और बढ़िया से बढ़िया बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा रोपड़ कृषि। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा रोपड़ कृषि। तो रोपड़ कृषि में हम देखेंगे जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो इसे रोपड़ कृषि कहा जाता है, जैसे गन्ना, रबड़, चाय और कॉफी। ठीक है दोस्तों, जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि की जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? रोपड़ कृषि। अगला है इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये किसका हिस्सा है? यह वाणिज्य कृषि का हिस्सा है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा हमारा अगला टॉपिक है मौसमी फसलें। ठीक है दोस्तों, मौसमी फसलें। मौसमी फसलें में देखेंगे रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल और खरीफ फसल। तो यह फसल शीत ऋतु यानी कब उगाया जाता है? अक्टूबर सितंबर में उगाई जाती है। ठीक है, रबी फसल कब उगाई जाती है? अक्टूबर सितंबर यानी कि शीत ऋतु में। ठीक है, आइए काटा कब जाता है? ग्रीष्म ऋतु यानी कौन से महीने में? अप्रैल जून के महीने में रबी फसल को काटा जाता है। जैसे रबी फसल के उदाहरण देख लीजिए, गेहूं, मटर, चना। गेहूं, मटर और चना। ठीक है दोस्तों, अगला है खरीफ फसल। अगला क्या है? खरीफ की फसल। ठीक है दोस्तों, यह फसल ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में बोया जाता है। यह फसल कब बोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कपास। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है जायद फसलें। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है? जायद फसलें। जायद फसल किसको कहेंगे? यह फसल रबी और खरीफ के बीच उगाई जाती है। कब उगाया जाता है? रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उगाया जाता है। मान के चलिए रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में ये उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फसल कब उगाया जाता है? रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में। ये कौन कौन से महीने में उगाया जाता है? तो मई जुलाई में उगाया जाता है और सितंबर दिसंबर में उगाया जाता है। इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? जैसे तरबूज उगाया जाता है और खीरा उगाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा चावल, गेहूं। ठीक है दोस्तों,
यानी कि अनाज फसलें, यानी अनाज फसलें कौन कौन सी है? तो अनाज फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दाल। ठीक है, आइए इसको हम सबको टॉपिक वाइज विस्तार से पढ़ते हैं। पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक क्या है? चावल। ठीक है दोस्तों, भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह एक प्रमुख खदान है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे की ज़रूरत होती है। चावल उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए अधिक जल की जरूरत होती है। मान के चलिए जब धान की रोपनी होती है या धान को बोया जाता है उसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से धान सबसे ज़्यादा, ये जो चावल है कहाँ उगाया जाता है? हरियाणा में उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है गेहूं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? गेहूं। ठीक है, गेहूं कहाँ कहाँ उगाया जाता है दोस्तों, देख लेते हैं। गेहूं, तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है दोस्तों, गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, इसे ठंडे तापमान और 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। गेहूं मतलब गेहूं को उगाने के लिए ठंडे तापमान की और 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं मुख्य रूप से कहाँ कहाँ उगाया जाता है? हरियाणा में उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा मोटे अनाज। ठीक है, अगला क्या है? मोटे अनाज। तो मोटे अनाज का हम देखेंगे अब। मोटे अनाज दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक ज्वार होता है, एक बाजरा होता है। ठीक है, तो ज्वार के बारे में देखेंगे अब। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ज्वार में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जो दोस्तों जो ज्वार है वो देश की सबसे तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है दोस्तों, यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। जो ज्वार की फसल होती है, अगर बढ़िया से वर्षा हो गया, अधिक वर्षा होगा तो क्या फसल अच्छे से होगी, अगर वर्षा कम हुआ तो फसल अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है बाजरा। अगला क्या है? बाजरा। यह बलुआ और काली मिट्टी पे उगाया जाता है। बाजरा कहाँ उगाया जाता है? बालुआरे और काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। ठीक है दोस्तों, अगला है मक्का। ठीक है, मक्का, इसमें 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता है। जो मक्का उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दाल। ठीक है दोस्तों, दाल। भारत में विश्व में दालों की सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक यानी 1 नंबर पे आता है, प्रथम है। ठीक है दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दाल का। किसमें? दाल का। 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा, आप इसको एकदम बढ़िया से याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। और ये देखिए, जो दाल है, दाल में अधिक प्रोटीन होता है। दाल में अधिक प्रोटीन होता है। यह शुष्क तापमान में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दाल कहाँ उगाई जाती है? शुष्क तापमान में उगाई जाती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि दाल उगाने के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ये अगला है। ये मुख्य दाल कौन कौन से हैं? अरहर, उड़द, मसूर, मटर और चना। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है गैर अनाज फसलें। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? गैर अनाज फसलें। तो गैर अनाज फसलें के 4 प्रकार की होती है। कौन सा? गन्ना, तिलहन, चाय और कॉफ़ी। कौन कौन से? गन्ना, तिलहन, चाय और कॉफ़ी। आइए इन सबको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा है गन्ना। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? गन्ना। तो गन्ना पढ़ेंगे हम। इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आवश्यक होता है। गन्ना उगाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है? 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है। 75 से 100 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना उगाने के लिए 75 से कितने सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है? 75 से 100 सेमी। ठीक है दोस्तों, अगला है। ये कौन कौन से क्षेत्र में गन्ना अत्यधिक उगाया जाता है? हरियाणा में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और पंजाब में उगाया जाता है। ठीक है, अगला है तिलहन। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? तिलहन। तो तिलहन, इसका प्रयोग खाना पकाने में किया, यानी कि तिलहन यानी तेल का प्रयोग इसमें किया जाता है खाना बनाने में, सब्जी वगैरह। ठीक है दोस्तों, फसल, जो तिलहन की फसल कौन कौन सी है? मूंगफली है, सरसों है, नारियल है और सोयाबीन है। तिलहन की फसल कौन सी है? मूंगफली है, सरसों है, नारियल है और सोयाबीन है। ठीक है दोस्तों, इसके जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और गुजरात है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है चाय। दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? चाय। ठीक है, अगला टॉपिक है चाय।
इसको उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता है। चाय उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और चाय क्या है? चाय एक पेय पदार्थ है। और चाय रोपड़ कृषि में आता है। चाय किसका हिस्सा है? रोपड़ कृषि का हिस्सा है। चाय के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम है और पश्चिमी बंगाल है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी, अगला टॉपिक कौन सा है? कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी को जान लेंगे। कॉफ़ी यह एक पेय पदार्थ है। कॉफ़ी कौन सा पदार्थ है? कॉफ़ी एक पीने योग्य पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, पीने योग्य पदार्थ है। ये भारतीय कॉफ़ी पूरे विश्व में मांगे हैं। जो भारत में कॉफ़ी उगाई जाती है वो पूरे विश्व में चर्चित है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है बागवानी फसलें। अगला कौन सा है? बागवानी फसलें। ठीक है, फलों और सब्जी उत्पादन को बागवानी फसल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फलों और सब्जी उत्पादन को क्या कहा जाता है? बागवानी फसल कहा जाता है, बागवानी फसल। ठीक है, भारत इसका विश्व में सबसे दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व भर में बागवानी फसलों का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, ये कौन कौन से क्षेत्र में अधिक उगाया जाता है? देखिए, महाराष्ट्र में आम उगाया जाता है, केरल में केला उगाया जाता है और जम्मू कश्मीर में सेब उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा अखाद्य फसलें। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमारा? अखाद्य फसलें। ठीक है, ये थोड़ा अखाद्य गलत हो गया है यहाँ पे, आपका अखाद्य ऐसे होगा। ठीक, अखाद्य फसलें, तो अखाद्य फसल कौन कौन सा है? रबड़ है, रेशम है, कपास है और जूट है। रबड़, इसको बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता है। रबड़ उगाने के लिए हम पढ़ेंगे अब रबड़, यानी कि रबड़ उगाने के लिए सब इसको बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। रबड़ के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? केरल में उगाया जाता है और तमिलनाडु में उगाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है रेशम। अगला क्या है दोस्तों? रेशम। ठीक है, देखेंगे अब रेशम के बारे में हम लोग। अब इसके लिए रेशम की कीड़ों और की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, रेशम उगाने के लिए क्या होता है? मतलब रेशम उगाने के लिए रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके लिए रेशम को कीड़ों की आवश्यकता होती है। रेशम को कीड़ों को कोकीन प्राप्त होता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होता है। ठीक है, कोकीन एक आपका जिससे वो धागा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोकीन बोलते हैं, यानी कि जो रेशम का वस्त्र बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको रेशम उत्पादन कहते हैं। जो रेशम उगाने की जो विधि है उसको क्या बोला जाता है? रेशम उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कपास। अगला क्या है दोस्तों? कपास। देख लेंगे कपास कैसे उगाया जाता है। ठीक है, इसको उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और ऊंची खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कपास उगाने के लिए क्या क्या होता है? ऊंची तापमान, हल्की वर्षा और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको कहाँ उगाया जाता है? काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, जो आप संसाधन और विकास में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है जूट। ठीक है दोस्तों, यानी कि जूट की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, ऐसे क्या बनता है दोस्तों? तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट का दूसरा नाम क्या है? सुनहरा रेशा। दोस्तों, जूट का दूसरा नाम क्या है? सुनहरा रेशा। ठीक है, इसका प्रयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। जो आप बोरी को बांधते हैं, ठीक है दोस्तों, उस रस्सी को बनाया जाता है इससे। जूट का प्रयोग किस में किया जाता है? रस्सी बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला है खाद्य सुरक्षा। ठीक है, अगला क्या है? खाद्य सुरक्षा। देखिए, सरकार ने 2 खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग बफर स्टॉक। ठीक है, तो हमारे देश में जिस फसल का उत्पादन अधिक होता है उसे दूसरे देश के बेच दिया जाता है या भविष्य के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बफर स्टॉक। यानी कि हमारे देश में अगर कोई फसल अधिक उत्पादन होता है या तो उसको दूसरे देश में बेच देंगे या उसको भविष्य के लिए जमा करके रखेंगे, तो किस में आएगा? बफर स्टॉक में आएगा। ठीक है दोस्तों, यह कार्य कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कार्य को कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी कि भारत में प्रत्येक गांव, शहर सरकारी राशन की दुकान होती है। यानी हर एक गांव में, हर एक शहर में एक सरकारी राशन की दुकान होती है। ठीक है, इसमें जिसके पास राशन कार्ड होता है वो अपना घरेलू जो सामग्री है वहाँ से ले सकते हैं। जो सरकारी दुकान है ना, वहाँ से क्या ले सकता है? जिसके पास भी राशन कार्ड है वहाँ से अपना घरेलू सामग्री ले सकता है। ठीक है, अब वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ठीक है,
तो वैश्वीकरण का कृषि प्रभाव पे दो टॉपिक हम देखेंगे, पहला हरित क्रांति और दूसरा श्वेत क्रांति। ठीक है, तो दोस्तों पहला देखेंगे हरित क्रांति, यानी कि यह क्रांति कृषि क्षेत्रों में वृद्धि के लिए हुआ। यह क्रांति किस लिए हुआ? कृषि क्षेत्रों में वृद्धि के लिए, जिससे क्या हुआ? फसलों में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, दूसरा है श्वेत क्रांति। यह क्रांति दुग्ध उत्पादन के वृद्धि के लिए हुआ। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या हुआ? पशुओं के नस्लों में सुधार हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ है श्वेत क्रांति से? तो दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ और पशुओं के नस्लों में सुधार हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आपका चैप्टर जो है यहीं खत्म होता है दोस्तों।